संवर्धन मदरसन्स में कि इसमें एंट्री पॉइंट्स और टारगेट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, संवर्धन मदरसन अच्छा स्टॉक है, और अगर एंट्री देख रही हैं तो यहाँ पर 50% एंट्री आप जरूर कर सकती हैं, एंड वेट फॉर द 135। अगर 135 आएगा तो 100% एंट्री कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी एंट्री बनती है फॉर द टारगेट ऑफ 165। आज कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी थे सर, जैसे कि आज एचडीएफसी बैंक में खबर थी, उसके चलते एचडीएफसी बैंक गिरा हुआ है। और इसके अलावा जितने भी मैंने अभी स्टार्टिंग में जो बात की, एचयूएल, बीईएल, टाटा पावर, कोफोर्ज, इन सब के आज रिजल्ट आए, जिसके चलते इन सब में मोमेंटम है। आईडीएफसी बैंक के कल रिजल्ट्स आए थे, लेकिन आज भी स्टॉक ट्रेंडिंग में, कामकाज का ट्रेंडिंग में भी है और अपसाइड भी दिखा रहा है। पहले तो बैंकिंग बैंक पर बात कर लूँ आपसे कि बैंकिंग बैंक में आपको क्या पसंद आ रहा है? रिजल्ट्स काफ़ी सारे कंपनीज के आ चुके हैं, काफ़ी के आने बाकी हैं। पीएसयू में जा रहे हैं या प्राइवेट बैंक्स में जा रहे हैं? कोई टॉप 5 पिक इसमें से? देखिए, वैसे तो मैंने बैंकिंग पे समय समय पे पिक दिया है, और अभी रीसेंट एक पिक मुझे याद आती है जो आपके ही चैनल पे भी मैंने दी थी, दैट इज आईडीएफसी फर्स्ट। और आपने अच्छी खासी रैली देख ली। लोग डर रहे थे, हम पकड़ रहे थे। लोग कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था और हमें दिखाई दे रहा था। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट हो जाते हैं, लेकिन मैं अभी, जैसे आपने एसबीआई इसकी बात की, एचडीएफसी की, मैं 720 का वेट कर रहा हूँ फॉर एच डी एफ सी, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म पे कुछ कॉल मत लीजिए, जहां पर पैनिक है वहीं पर पैसा है। अभी 736 है, वेट फॉर सम मोर टाइम। ओके। 720 आने पे पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अब क्या करना है। रही बात जो आपने अभी स्टॉक की बात की, टॉप पिक भी, मेरी पहली टॉप पिक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दूसरी है डीसीबी बैंक, और तीसरी यहाँ पर करंट लेवल के हिसाब से एसबीआई। अभी भी एसबीआई अट्रैक्टिव है, जिससे कि आप अट्रैक्शन में ले सकते हैं। इन सब पर आपको 8 से 10% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन डिप भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो बहुत अग्रेसिव नहीं, लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। ओके, तो स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट जारी रखने की सलाह दी गई है। चलिए अगला सवाल शामिल करते हैं। इन्होंने नाम नहीं लिखा है, लेकिन इनका सवाल वेदांता पर है। वेदांता के बाइंग प्राइस इनका है 266। क्वांटिटी नहीं लिखी है, लेकिन कह रहे हैं कि 1 साल का वेट कर सकते हैं। देखिए, वेदांता ऑलरेडी इसके कंपोनेंट जब अलग हुए तो उनमें भी मैंने कई में इन्वेस्टमेंट, जैसे वेदांता स्टील, वेदांता पावर, इनके स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव थे। उनमें भी पार्शियल पोजीशन आप लोग इंक्रीज करिए, बाकी बने रहिए। बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। और सर, इसके जो बाकी काउंटर जिनकी आपने भी बात करी, उनमें से कौन सा आपको ज़्यादा पसंद है? मुझे पावर ज़्यादा पसंद आया था, और इनफैक्ट अभी तो वैसे तो अच्छी खासी रैली इसमें देखने को मिली, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल पकड़ कर रखिए। वेदांता पावर इज गुड लेवल टू एकुमुलेट। 35 चल रहा है, वापस 45 तक का हाई मार के आया है। तो ये लेवल्स अच्छे हैं 35 रुपीज़ में, तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन भी ठीक है। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल लेते हैं। पीएफसी पर सवाल आया है, रोलेक्स रिंग्स पर, ग्रेफाइट, ये तीनों ही स्टॉक्स हैं इनके पास। पीएफसी 422, रोलेक्स रिंग्स 140 और ग्रेफाइट 628 पर। अब पूछ रहे हैं कि इनमें क्या कर सकते हैं शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं? सवाल ही शॉर्ट टू देखिए लॉन्ग टर्म है। देखिए, इस समय अगर ग्राफिक और रोलेक्स की बात करूं तो देखिए, नो ट्रेड जोन चल रहा है। जस्ट वेट एंड वॉच, एंड नेक्स्ट, मुझे ऐसा लगता है 3 से 4 महीने तक अभी कोई बहुत नो ट्रेड जोन ही आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक्स को यहाँ पर अभी आप होल्ड करके रखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। रोलेक्स रिंग 120 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर होल्ड करके रखिए। और ग्राफिक की बात करें तो यहाँ से 20 रुपए 30 रुपए का स्टॉप लॉस लेके आप अभी होल्ड करके रखिए। नो ट्रेड जोन पर चल रहा है। जहाँ तक थर्ड वन की बात है, देखिए वो थोड़ा सा आपको रिस्की दिख सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है, रिस्की का मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए, पावर कंपनीज का डाउन ट्रेंड अभी इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि चाइनीज कंपनीज और इन सबको अलाउ करने के बाद से थोड़ा सा पावर का गेम जो है वो सरकार ने बिगाड़ दिया है। तो यहाँ पर एकोमुलेशन या नॉन डायरेक्शनल रहेगा, लेकिन एग्जिट होने की राय नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच। तो अभी अग्रेसिव मूवमेंट अगर आपको देखना है तो थोड़ा सा 3 महीने तो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर स्टक रहेगा। बिल्कुल। अगला सवाल लेते हैं। एमडी नर्सिल का सवाल है, ये पूछ रहे हैं हिंडाल्को पर। हिंडाल्को 547 के लेवल पर है इनके पास। हिंदको पर है 547 के लेवल पर। एचडीएफसी बैंक पर हम बातचीत कर चुके हैं, और पूछ रहे हैं कि इनमें अपसाइड कब आएगी, होल्ड करें या क्या करें फिलहाल? देखिए, दोनों मेटल से रिलेटेड स्टॉक हैं, और हिंडाल्को की जहां तक पहले बात करूं, देखिए ये 1,000 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है।
तो आपकी खरीद का जो प्राइस है अगर वो 1,000 रुपए के पास है या इससे नीचे का खरीदा है, आपने जैसे बताया आपने 547 का खरीदा है, अरे सर कितनी रिटर्न लोगे, डबल हो गया है पैसा, प्रॉफिट बुक कर लो निकल जाओ, थोड़ा दूसरा कुछ देखते हैं। हिंद कॉपर की बात करें तो ये ठीक है, 477 74 रुपए चल रहा है, एक बार 450 तक भी जा सकता है, बट एकोमुलेशन बनता है, टारगेट इसके 650 तक देखने को मिलेंगे, बट इट विल टेक टाइम एटलीस्ट 1 ईयर 1.5 ईयर। ओके। एक सवाल हमारे पास आया है कोल इंडिया पर, ये आपको स्टॉक कैसा लग रहा है? हालांकि आज तो गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, स्टॉक करीबन 4.5% की गिरावट है स्टॉक में। देखिए इस समय ज्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो नो ट्रेड जोन पर चल रहे हैं, 408 चल रहा है, 380 आ जाए तो छोड़िएगा नहीं, लेवल्स अपने फिक्स करके रखिए। और इन लेवल्स पर जैसे अब किसी ने 430 425 435 पे खरीदा हो, कोई पैनिक नहीं है, होल्ड करके रखिए, ये सब स्टॉक काटने के लिए नहीं, प्रॉफिट बुक करने के लिए होते हैं। एक और सवाल आया है जेके टायर पर, 584 पर है जेके टायर इनके पास, और ये पूछ रहे हैं कि ये स्टॉक कब चलेगा, फिलहाल इन्हें लॉस हो रहा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं स्टॉक में? देखिए मुझे ऐसा लगता है मोहनी जी, जब तक आप खरीद के रखेंगे तब तक तो नहीं चलेगा, काट के देखिए भागना शुरू हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा टाइम दीजिए। फंडामेंटल ठीक है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में थोड़ी वोलेटिलिटी, बट हाँ 480 और 500 के रेट के लिए 6-8 महीने वेट करना पड़ेगा। एक ईटीएफ सेगमेंट पर भी सवाल आया है, लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं इसमें कि जब कोई सेक्टर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करनी हो उन्हें, तो ईटीएफ के जरिए उसमें इन्वेस्ट कर सकें। ये मेटल ईटीएफ्स की तरफ ही जाना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या मेटल ईटीएफ्स में एसआईपी मोड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और मैं ओवरऑल मेटल छोड़िए, मैं पूरे ईटीएफ पर ही आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या ईटीएफ में एसआईपी मोड में इन्वेस्ट किया जा सकता है, और अगर कर सकते हैं तो कौन से सेक्टर के ईटीएफ में इस वक्त कर सकते हैं? देखिए मुझे दो ईटीएफ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एक तो बैंकिंग का और दूसरा फार्मा सेक्टर का। और जहाँ तक इन्होंने मेटल की बात की तो उस पर व्यू दे देता हूँ। मेटल में भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो इस समय 50-50% का है, लेकिन हाँ ईटीएफ है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप गोल लेके चलते हैं तो आपको बिल्कुल लगाना चाहिए, तो आप तीनों ईटीएफ को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए रोहित जी का सवाल भी शामिल करते हैं, ये कह रहे हैं कि एफएल इन्होंने खरीदा हुआ है 1050 पर, इस पर आपके टारगेट्स क्या हैं? एफएल बोला ना आपने? जी। आ, देखिए फिलहाल तो अभी एफएल के अगर मैं एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें तो एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। आप आई थिंक आपको 1750 का वेट करना चाहिए, पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 1610 और 16.5। बिल्कुल। आज काफ़ी और स्टॉक्स में भी मोमेंटम है। आज टाइटन का स्टॉक काफ़ी ऊपर नज़र आ रहा है, डिवीज़ लैब में 52 वीक हाई लगाया है, टाइटन 52 वीक हाई लगा चुका है। इन स्टॉक से भी दूर रहना है जो 52 वीक हाई पे हैं, मोमेंटम निकल चुका है, या अभी पकड़ना है इनको किसी लेवल्स पर? नहीं मेरे हिसाब से मोनी जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आज का दिन जैसे मैंने बताया अभी कि अब तक ये जो साइडवेज जोन चल रहा है ना, इनमें कुछ पकड़ने लायक नहीं है, अगर आप पकड़ के जाएंगे तो आप दुखी रहेंगे, और प्लस मौसम का भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर आप आजकल बारिश हो रही, बढ़िया समोसे चाय पकौड़े खाइए, गप्पे मारिए, स्टॉक को सिलेक्शन को छोड़ दीजिए और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम करिए। बिल्कुल, मार्केट अभी साइडवेज ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, लग तो ऐसा ही रहा है। बिल्कुल, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कैम्स, केफिन टेक और कैलिबर माइनिंग पर, इनमें फ्रेश बाइंग के मौके लग रहे हैं क्या आपको? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मोहिनी जी। मैं इन स्टॉक्स को अभी जस्ट इससे पहले भी कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर सेम क्वेश्चन पूछा, तो आई होप कॉन्ग्रेचुलेशन, शायद आप यहाँ पे भी सेल्स सक्सेसफुल हुए। बट हाँ तीनों में अभी नो ट्रेड जोन है, ज़्यादा कुछ उछल कूद नहीं देखने को मिल रही है, रेंज अभी निकल चुकी है, वेट फॉर सम मोर टाइम, इससे ज़्यादा बेटर प्राइसेस और इससे ज़्यादा बड़े करेक्शन देखने को मिलेंगे। के फिनटेक 920 से पहले बाय नहीं बनता है, आप वेट कर लीजिए। बिल्कुल। राजन जी का सवाल लेते हैं। राजन जी पूछ रहे हैं आरके फॉर्जिंग में क्या करना है, कल ये स्टॉक काफी अच्छा चलता हुआ नजर आया था हमें। देखिए फिलहाल तो आरके फोर्जिंग मेटल फैब्रिकेशन का स्टॉक है, और चूंकि आपने अभी बात करी है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल उसमें तो मोमेंटम है ही है, जस्ट होल्ड। और टारगेट की जहां तक बात करूं तो थोड़ा लंबा टारगेट रखिए, और मुझे इसमें आरके फोर्जिंग का टारगेट जो है वो 750 से ऊपर दिखाई देता है। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म पर तो 820 का टारगेट मैंने अभी रिसेंटली दिया है, तो मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करके रखिए 575 के स्टॉप लॉस से। दो और स्टॉक देखिएगा सर, जीएमडीसी और टाटा पावर। टाटा पावर हमने अभी स्टार्टिंग में मैंने कहा भी था कि नतीजों की वजह से चर्चा में चल रहा है। और जीएमडीसी का स्टॉक है विजय लक्ष्मी
नहीं, विजय के पास है, और GMDC इन्होंने खरीदा हुआ है 645 पर, टाटा पावर खरीदा हुआ है 410 पर। इन दोनों ही स्टॉक में जानना चाहते हैं कि फिलहाल क्या करें। टाटा पावर तो आज गिरावट के साथ कामकाज करता नजर आ रहा है। देखिए जीएमडीसी भी यहाँ पर कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं बनाता हुआ नजर आएगा, इसमें भी एक करेक्शन के संकेत है। नो ट्रेड जोन पर है, अगर आपने लिया हुआ है रेट टू रेट है तो तुरंत पीछा झाड़ लीजिए, हाथ साफ कर लीजिए, क्योंकि अभी फिलहाल आज माइनिंग के स्टॉक सारे गिरे हुए हैं, तो इसमें भी कोई खास दम नहीं दिखाई देगा। दूसरा जो स्टॉक आपने अभी बताया, देखिए दूसरे स्टॉक की बात करूं, मैंने अभी आपको बताया कि टाटा पावर, पावर ग्रिड, जी। इरडा, इन सब की तो अब कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता, क्योंकि सरकार की पॉलिसी का सीधा इम्पैक्ट आया। नो ट्रेड जोन पर ये हैं और खड़े हुए हैं, यही बहुत कुछ है। क्योंकि जिस तरीके से अभी एकुमुलेशन दिख रही है, ये एक डिप्रेशन की निशानी है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, डोंट एंटर मच एट करंट मार्केट प्राइस। बिल्कुल। कुछ और सवालों को शामिल करते हैं जब तक हमारे पास समय है। तो अंकित जी का सवाल लेते हैं। जेन टेक्नोलॉजीज पर है, 1325 की बाइंग है, 500 की क्वांटिटी है, लॉन्ग टर्म का व्यू है इनका। मोहिनी जी, आपने कहा कि बिल्कुल जब तक समय है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सांस भी लेने दीजिए। सांस भी लेनी चाहिए समय होने पे। क्योंकि सर, हम बहुत रैपिड ज्यादा। फायर में इसीलिए चलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवालों को शामिल कर सकें, क्योंकि लोगों ने लिखा है कि हम सुबह से वेट कर रहे हैं, रवि सर आएंगे, हमने देख लिया था कि शो पे आएंगे, तो हम वेट कर रहे हैं कि हम सवाल हमारे शामिल करें। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बहुत बहुत प्यार, आप लोगों का धन्यवाद जो इतना आप लोग प्यार देते हैं। फिलहाल देखिए जेंसर टेक्नोलॉजी पे नो ट्रेड जोन ये भी है, 580 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं, तो एक बार को एग्जिट जरूर करिएगा। लॉन्ग टर्म पर स्टॉक अगर स्विच करना है तो चूज SCL और TCS। चलिए सर, थोड़ी सांस लेते हैं फिर सवालों से। तो फिर आप बताइए, आप इस मार्केट में क्या खरीद रहे हैं? मैं तो आज खाली बैठा हुआ हूँ, काम नहीं है। डेल्टा डीके, थीटा डीके यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहा था। 950, 23,950 की पुट जो है वो बाय करके रखी हुई थी, और साथ में कॉल जब बाय कर रहे हैं तो वो 24,050 का वेट कर रहे हैं, उसके ऊपर निकला तो कॉल बाय करके चलेंगे। लेकिन हाँ, आपने बात की है स्टॉक की, तो मैं आज आपको एक खास इसमें ये देता हूँ कि कौन से स्टॉक आपको अभी यहाँ पर थोड़ा सा रखना चाहिए और कौन सा निकलना चाहिए। तो सबसे पहले मौका है, BTST ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो आज आपको एम्फोसिस, एक बार को वापस से स्क्रीन पर आप लगाइएगा। एम्फोसिस अच्छा पैटर्न बना है, 2422 के आसपास चल रहा है, मोमेंटम तेज है। अगर निकला तो अब 2600 तक जा सकता है। तो BTST भी करना हो, लॉन्ग टर्म ट्रेड लेना हो, पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 100 रुपीज और यहाँ पे बाय करना बनता है। आज के दिन अगर BTST कर रहे हैं तो फिर सिप्ला को भूल मत जाना, साथ निभाना। यहाँ पर सिप्ला को आप BTST ट्रेड पर लेकर चल सकते हैं, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। अपसाइड में 1470-80 तक जाता हुआ नजर आ रहा है, 1420 का स्टॉप लॉस डालना चाहिए। दो स्टॉक हो गए। अब बताते हैं दूर किससे रहिए, बड़ी लंबी लिस्ट है दूर रहने की। डेटा पैटर्न, सीमेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, टोरेंट, क्यूमेंस इंडिया, अदानी सॉल्यूशंस, अदानी पावर, इंडिया सीमेंट, और साथ ही टाटा कंज्यूमर। इन स्टॉक्स को छूने की गलती मत करिएगा। अगर छूइएगा तो हमेशा हॉट जोन पर छूइएगा, यानी रेड जोन की तरफ के लिए। फ्यूचर इनके सेल करे जा सकते हैं, STBT ट्रेड लिया जा सकता है, बट आप बाय के लिए आज अवॉइड रखें। बिल्कुल, यानी बाय साइड की 2 ट्रेड सर दे चुके हैं ऑलरेडी, उन पर ध्यान रखिएगा। और इससे पहले भी जो हमने बातचीत की थी उसमें भी कुछ स्टॉक्स सर ने शामिल किए थे। चलिए अब कुछ सवालों को लेते हैं, जिनमें से LNT को किन लेवल्स पर बाय किया जा सकता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और सर इसके साथ ही मैं भी पूछना चाहूँगी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी स्ट्रैटेजी से अभी किन शेयरों को बाय करके चल सकते हैं? देखिए अभी रिसेंट मैंने एक रिकमेंडेशन दी थी 2 दिन पहले भी, और करंट लेवल पर भी RK फोर्जिंग, अभी आप चार्ट लेकर आई थी और बहुत बढ़िया चार्ट बना हुआ है। RK फोर्जिंग 820 के टारगेट के लिए विथ 550 का स्टॉप लॉस या फिर 575 का स्टॉप लॉस। लॉन्ग टर्म ट्रेड बहुत अच्छा है, यहाँ पर जरूर होल्ड करना चाहिए। तो पहला स्टॉक ये है। दूसरा, अगर आप और बाकी मार्केट मोमेंटम की बात करें तो मुझे लगता है मोनी जी थोड़ा सा वेट एंड वॉच ज़्यादा अच्छा है, और एकुमुलेशन के लिए आपको स्टॉक्स का बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता रहेगा। तो थोड़ा सा समय दीजिए, मेरे ख्याल से आपको नए नए स्टॉक्स जो मिलते हैं उन पे आप इंक्रीज करिए, पोजीशन ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, LNT के चार्ट्स भी सर बता दीजिए, LNT कैसा लग रहा है और कब खरीद सकते हैं? देखिए क्या हुआ है, आज ना LNT 158 के ऊपर जैसे ही निकला ना, बहुत से लोगों ने, सॉरी, 3800 के ऊपर निकला, तो बहुत से लोगों को चार्ट पे ना ये चमकदार चीज नजर आने लगी। बट लेकिन आज मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, खास तौर से बात
कान खोलकर सुनिएगा। ये जो महीना है, हम खड़े हुए हैं इस समय 28 जुलाई में, 28 जुलाई, 28 अगस्त, 28 सितंबर, इनफैक्ट मिड ऑफ अक्टूबर तक बहुत अच्छी कार की बाइंग्स या फिर बहुत अच्छे इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आज आपको किसी ऑटो स्टॉक को बाय करना हो ना, तो जस्ट अवॉइड लास्ट नेक्स्ट 2 मंथ 3 मंथ, सिर्फ थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करिए, बहुत अग्रेसिव मत। किसको बाय करिए, कहाँ ट्रेंड मिलेगा, इनके ऑटो पार्ट्स ऑक्सिलरीज उनको बाय करेंगे तो उस पर ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा? 2-3 चीज़ें हैं, चार्ट पे तो है ही है, नंबर्स पर इम्पैक्ट आ ही रहा है, रिजल्ट पे असर दिख रहा है, और वास्तु भी नहीं चल रहा है। लोग कहते हैं नई गाड़ी मत खरीदो, समय से ही नहीं चल रहा, तो फिर कहीं ना कहीं से तो वो इम्पैक्ट होगा। तो सब चीज़ों को मिक्स करके समझने की कोशिश करिए, वेट फॉर सम मोर टाइम। बिल्कुल। इसके साथ ही एक एक सवाल और शामिल करते हैं। प्रोटीन ई गवर्नमेंट, ये जो शेयर है इस पर 692 के रेट पर इनके पास है। ये पूछ रहे हैं होल्ड करें या एवरेज करें, हालांकि इनकी भी लॉन्ग टर्म की ही इन्वेस्टमेंट है। देखिए, प्रोटीन ई गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट से ना तो प्रोटीन लिया, ना प्रोटीन खाया, ना प्रोटीन का कोई जो है वो इम्पैक्ट दिखा है। नोट मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है भी नहीं। तो मेरे हिसाब से आप जब बेस्ट मौका मिले आप एग्जिट कर लीजिए। बिल्कुल सर। सर, दो सवाल और हैं जो लग रहे हैं कि उन पर ही बातचीत कर लेनी चाहिए। तो वरुण बेवरेजेस, एक तो देखिएगा, इन पर भी किसी की बाइंग है 440 की, अमित जी की बाइंग है 440 की। और दूसरा एक और व्यूअर ने हमारे लिखा है कि मैथन एलॉय मल्टी बैगर कब बनेगा? अभी मैंने बताया था मैम, ये जब जिस दिन बेच देंगे उसी दिन मल्टी बैगर की स्टोरी शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके पार्टिसिपेशन ये नहीं रहेंगे। फिलहाल देखिए, मैं आपको पहले स्टॉक के बारे में ज़्यादा जल्दी पहले बताता हूँ। देखिए, पहला स्टॉक जो आपने अभी नाम लिया, उस पर थोड़ा सा आप देखें तो एकुमुलेशन तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ट्रेड नहीं हो रहा है। मतलब कि कोई ट्रेंड यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, करेक्शन बार बार दिखता है। तो अगर फ्राइडे होता तो कह देता कि रेडिको ले लीजिए, लेकिन अगर आज हम यहाँ पे ट्यूसडे में बैठे हुए हैं तो नो ट्रेड जोन है, तो फिर यहाँ पे ब्रिजेस से भी दूरी बना कर रखिए। और अभी अगर आपका 428 पर आपने बाय किया, एग्जिट कर लीजिए, नो ट्रेड जोन है, इसमें कोई आपको प्रॉफिटेबिलिटी आने के चांसेस बहुत कम है। दूसरी तरफ जो आपने उसके एलॉय के बारे में बोला, मैंने पहले ही बताया सर। देखिए, थोड़ा सा वेट करिए, दिस इज नॉट राइट टाइम टू एंटर, और वेट करते रहेंगे, लेकिन ब्रेकआउट का ज़्यादा ज़रूरी है, वॉल्यूम का ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल इस स्टॉक में इतनी संभावनाएं नहीं दिखाई देती हैं। बिल्कुल सर। आपको कहाँ दिख रही है फिर मल्टी बैगर बनने की संभावनाएं? फिलहाल तो इस समय मार्केट में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं किसी को बहुत लुब्रिकेटिव रील्स या फिर वीडियो के लिए वो नहीं